क्या मदरसों में जिस प्रार्थना के साथ बच्चे स्कूल में दिन की शुरुआत करते हैं, क्या उस प्रार्थना से भी दिक्कत होने लगी है? इस रिपोर्ट में देखते हैं। मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है, आरएसएस ने इसकी जांच की मांग की है। देश में धार्मिक शिक्षा देने वाली सभी संस्थाओं का सर्वे किया जाए। कल वसीम रिजवी ने मदरसों को खत्म करने की मांग की थी। इस पर इंद्रेश कुमार ने आज बयान दिया। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि पिछली सरकारों में तो मदरसों में राष्ट्रगान तक नहीं हुआ, पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ। इंद्रेश कुमार ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं में कहीं आतंक की शिक्षा तो नहीं दी जा रही, इसकी जांच हो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीडर आगे आए, विस्तार से सर्वे हो। जो भी प्राइवेट शिक्षाएं चलती हैं किसी भी मत पंथ मजहब के नाम पर, उन सब का एक बार सर्वे होना चाहिए। अगर किसी में भी देश को तोड़ने की, आतंक फैलाने की और धर्मों में झगड़ा करने की शिक्षाएं हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पिछली सरकारें मदरसों में और मुस्लिम मोहल्लों में न तिरंगा लहरवा सकी, ना ही राष्ट्रगान गलवा सकी, ना राष्ट्र घोष लगवा सकी। जिस प्रार्थना के साथ बच्चे स्कूल में दिन की शुरुआत करते हैं, अब उस प्रार्थना से भी दिक्कत होने लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्रीय विद्यालय में होने वाली प्रार्थना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। सरकार को 4 हफ्ते में ये जवाब देना होगा कि क्या वैदिक प्रार्थना से धार्मिक मान्यता को बढ़ावा मिल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा गंभीर संवैधानिक मुद्दा है। विनायक शाह नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय में वैदिक प्रार्थना से हिंदू धर्म का प्रचार होता है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी प्रार्थना से मौलिक अधिकारों का हनन होता है। याचिका में दलील दी गई है कि सरकार की ओर से चलने वाले स्कूलों में धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ऑब्जर्वेशन की है ये कि कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोर्टेंट मैटर है और उसको सुना जाएगा। प्रोबेबिलिटी है कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया जा सकता है। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो कुछ भी हो, सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष को उसका लाभ मिले। ये सालों साल से चली आ रही है, तो बदलने की वैसी ज़रूरत नहीं है। इसको बदलना, अगर इसे और मॉडिफाई किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। प्रेयर बदल देना चाहिए। नहीं, कभी ऐसा लगा तो नहीं हमें। 2019 में जीत के लिए विकास और वायदों के साथ बीजेपी भगवान की भी शरण लेगी। सूत्रों से खबर है कि 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी महायज्ञ करेगी। ये महायज्ञ लाल किले के परिसर में हो सकता है। यज्ञ 8 से 15 मार्च के बीच होगा। सूत्रों से खबर है कि पीएम मोदी पहली आहुति दे सकते हैं। यज्ञ को राष्ट्र रक्षा नाम दिया गया है, जिसमें अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। महायज्ञ को 2019 के चुनाव प्रचार की शुरुआत माना जा रहा है। हर दिन 50,000 लोग यज्ञ में शामिल होंगे। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति कोविंद भी आ सकते हैं। महायज्ञ में देवी बगलामुखी का आह्वान किया जाएगा। 108 हवन कुंड बनाए जाएंगे। यज्ञ से भला होगा या काम से भला होगा, यज्ञ सद्बुद्धि दे दे उनको ताकि वो काम कर सके। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए एक और राहत की खबर है। वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा है कि अगले 10 साल भारत की बुलंदी के। वर्ल्ड बैंक ने उम्मीद जताई है कि आने वाले सालों में भारत सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाला देश होगा। दुनिया की आर्थिक सेहत पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बहुत संभावनाएं हैं। कल जारी रिपोर्ट में जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट बताया गया। वर्ल्ड बैंक ने 2018 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक सुधारों की वजह से इस साल भारत की ग्रोथ रेट 7.3% रहेगी। रिपोर्ट में चेताया गया है कि भारत को आर्थिक विकास के लिए निवेश बढ़ाना होगा। लेबर, एजुकेशन, हेल्थ के क्षेत्र में सुधार जरूरी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मोदी सरकार की तारीफ की गई है। कहा गया है कि सरकार अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर है, बेहतर तरीके से उससे निपटा जा रहा है।
जो लीडिंग इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है और द कार्गो मूवमेंट और पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट और इवन ऑर्डर बुक्स ऑफ कैपिटल गुड्स कंपनीज वो भी भरने लगी हैं। स्टॉप लुकिंग एट फॉरेनर्स अप्रिसिएशन ऑफ योरसेल्फ, look at what your own appreciation. Do the people of India appreciate you? Yes, then it's important. पिछले 3 साल से निरंतर गिरावट है, ये इनकी नीतियों की वजह से, और उठान की तरफ कब आएगा ये हम प्रतीक्षा करेंगे। अखिलेश और राहुल ने यूपी में गठबंधन के वक्त नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन लगता है अब अखिलेश को ये साथ रास नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के संकेत दिए हैं। लखनऊ में न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि अभी किसी चुनावी गठबंधन पर विचार नहीं कर रहा हूं। कल अखिलेश ने बयान दिया, आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि दोस्ती में लेन देन नहीं होता। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन और सीट पर बातचीत से काफी वक्त बर्बाद होता है, अभी उनकी प्राथमिकता पार्टी है। अलायंस होता है या ना नहीं होता है, अभी 2019 दूर है, लेकिन उसके पहले तैयारी हम सभी सीटों पर कर रहे हैं। दोस्ती कुछ लेन देन से नहीं होती है। दोस्ती के माने ये होते हैं कि दोस्ती जो बेलौस होती है, जिसमें कुछ ना मांग होती है, न लेने या देने की आस होती है, दोस्ती वही होती है और दोस्ती बरकरार है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या अन्य ऐसे दल है, ये तो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो कभी साथ होंगे कभी साथ नहीं होंगे। इस साल कर्नाटक में चुनाव है, अमित शाह कांग्रेस मुक्त कर्नाटक मिशन में जुट गए। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सिद्धरामैया सरकार को हिंदू विरोधी बताया। चित्रदुर्ग में अमित शाह परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। अमित शाह ने आज दोपहर रैली की, कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने कर्नाटक का विकास रोक दिया है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा के नेतृत्व में 69 दिनों से परिवर्तन यात्रा हो रही है। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी सभी विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकालकर कांग्रेस को घेरेगी। कांग्रेस सरकार अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कर्नाटक का विकास थमा हुआ। ये जो सरकार है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। जम्मू कश्मीर में आज राजनीतिक घमासान हुआ, विधानसभा में हंगामा मच गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। आज जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा की बैठक शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। विधानसभा में हंगामा करने पर एमएलए रशीद इंजीनियर को बाहर निकाल दिया गया। विपक्ष ने आतंकवाद और कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने पर महबूबा सरकार को घेरा। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि सरकार आतंकवादियों से डर गई है, इसलिए अनंतनाग में उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। अगर हुकूमत को ये लगता है कि लोगों का मरना कोई मुद्दा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इस हुकूमत को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार है। चाहे वो उग्रवाद से डील करने की बात है, चाहे अलगाववाद से डील करने की बात है, सरकार इससे बड़े फॉर्मली डील कर रही है। एक तरफ वर्ल्ड बैंक ने भारत से बड़ी उम्मीदों की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर आज बड़ा फैसला लिया। एफडीआई के नियमों में बड़े बदलाव हुए। एविएशन में 49% एफडीआई को मंजूरी मिली। दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में एफडीआई के नियमों में बदलाव किया गया। आज की बैठक में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100% एफडीआई को ग्रीन सिग्नल मिला। सरकार के फैसले के बाद अब एयर इंडिया में सीधे विदेशी निवेश का रास्ता खुल गया है। विकास की रफ्तार तेज करने और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नियम बदले गए। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी से बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद है। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई की इजाजत का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी इसे देश हित में लिया गया फैसला बता रही है। बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। इससे एयर इंडिया को
बहुत बड़ा फायदा होगा, जो कमियां हैं वो दूर होंगी। बाहर फॉरेन एयरलाइंस आके नेशनल करियर को ले लें, वो शायद उचित नहीं होगा। तो क्या ये सारी चीज़ें देख के ये फैसला किया गया है, ये सवाल उठता है। 8 साल के मासूम की हत्या क्यों कर दी गई, कहानी जानेंगे तो हिल जाएंगे। 8 साल के कार्तिक की हत्या के आरोप में ट्यूटर विशाल रूपाणी गिरफ्तार। भोपाल में विशाल ने कार्तिक को किडनैप किया और हत्या की। 8 जनवरी सोमवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच कार्तिक की हत्या की गई। आरोपी ने कहा कि कार्तिक की मां के कहने पर ही उसने कार्तिक की हत्या की। विशाल और कार्तिक के परिवार में झगड़े की बात बताई जा रही है, असली वजह साफ नहीं है। जूते के फीते से गला घोटकर कार्तिक की हत्या कर दी गई। बोरी में शव को टोल के पास फेंक दिया। एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें आरोपी मोटरसाइकिल पर शव को ले जाते हुए दिखा। साल रूपानी पिसाकेगा पिट्टू, वो मुझे पसंद करने लगा था, कोई ना तो सब कुछ छोड़ के आ जा, नहीं आएगी तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा सर, उसने सब बोला था। दोपहर लगभग 2:40 के आसपास बच्चे को अपने साथ ले गया है और उसी के आसपास इसने यह घटनाक्रम किया है और 4 और 4:15 के बीच में इसने जो है बॉडी को मूव करके टोल नाके पे छोड़ने का कार्य किया है। ये धमकी दे रहा था, अगर मेरे को नहीं बनाने आने दोगे तो मैं एक्सीडेंट कुछ कर दूंगा। मेरी घरवाली को धमकी दे रहा था, मैं जला दूंगा तेरे को। पाकिस्तान में सच बोलने वाले पत्रकार की जिंदगी मुश्किल हो गई है। सच के लिए लड़ने वाले पत्रकार ताहा सिद्दीकी को किडनैप करने की कोशिश की। जी मीडिया के न्यूज चैनल व्योन के ब्यूरो चीफ ताहा सिद्दीकी को अगवा करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान में एयरपोर्ट जाते वक्त अगवा करने की कोशिश की गई। आज सुबह 8:20 पर ताहा को अगवा करने की साजिश हुई। ताहा सिद्दीकी को कौन किडनैप करना चाहते थे, अभी इसकी जांच जारी है। ताहा ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तानी मीडिया की बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई थी। 10 से 12 लोगों ने ताहा सिद्दीकी की कार रोकी, लेकिन ताहा किसी तरह बच निकले। ताहा सिद्दीकी ने दूसरे पत्रकार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर किडनैपिंग की जानकारी दी। ताहा सिद्दीकी इस वक्त सुरक्षित हैं और पुलिस स्टेशन में हैं। देश ने रक्षा मंत्री सीतारमण को दुर्गा अवतार में देखा। सीतारमण ने दुश्मनों से कहा, जो टकराएगा मिट जाएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार लड़ाकू विमान MiG-29K की सवारी की। रक्षा मंत्री नेवल शो को देखने गोवा में युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर पहुंची थी। 8 और 9 जनवरी को नेवल शो हुआ। रक्षा मंत्री ने मिग की सवारी कर जवानों का हौसला बढ़ाया। निर्मला सीतारमण के साथ नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी मौजूद थे। नौसेना युद्ध क्षमता को परखने के लिए समय समय पर ऐसे अभ्यास करती है। 10 से ज्यादा युद्धपोत, 3 पनडुब्बी और कई एयरक्राफ्ट ने अपनी क्षमता दिखाई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय नौसेना देश को किसी भी खतरे से बचाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। The commitment, the dedication and the professionalism with which the entire team is working, I have no words to praise. Hats off to you all of you. तुर्की में भारत की एक बेटी ने इतिहास रच दिया, पीएम मोदी ने बताई। आंचल ठाकुर ने स्कीइंग में भारत को पहली बार मेडल दिलाया। तुर्की में आंचल ने एल्पाइन एजर 3200 कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैच मंगलवार को था। मेडल जीतने पर आंचल ने खुशी जताई। 21 साल की आंचल ठाकुर मनाली के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल स्की रेस से आंचल को अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। आंचल ने मैच की शुरुआत में ही लीड बना ली थी, जिसकी वजह से वो मेडल जीतने में कामयाब रही। पीएम मोदी ने ट्वीट कर आंचल को बधाई दी। पीएम ने लिखा, शाबाश आंचल, स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के लिए पूरा देश आपकी इस उपलब्धि से खुश है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।